वेलकम टू असली वजह। आप सुन रहे हो एक साइकोलॉजिकल डीप डाइव। आज हम एक रिश्ते की उस परत को खोलेंगे जहां प्यार का दुश्मन नफरत नहीं है या धोखा नहीं है। या धोखा भी नहीं है, बल्कि एक खामोश ठंडी सी उदासीनता है, इंडिफरेंस। ये उस एहसास के बारे में है जब आप अपने पार्टनर के साथ एक ही कमरे में होते हैं, एक ही छत के नीचे, पर फिर भी मीलों की दूरी महसूस करते हैं। बिल्कुल, जब मौजूदगी का एहसास गैर मौजूदगी से ज्यादा चुभने लगता है। आज हम इसी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल सिचुएशन को प्रिया और राहुल की कहानी के जरिए समझेंगे और उन संकेतों को पहचानेंगे जो बताते हैं कि एक इंसान रिश्ते में रहते हुए भी इमोशनली उसे कब का छोड़ चुका होता है। तो चलिए कहानी के पहले चरण से शुरू करते हैं। इसे हम कह सकते हैं एक सामान्य रिश्ते का भ्रम, द इल्यूजन। हाँ, प्रिया और राहुल का रिश्ता बाहर से देखने वालों के लिए, अरे कभी कभी तो खुद प्रिया के लिए भी बिल्कुल नॉर्मल लगता है। मतलब कोई बड़ी लड़ाई नहीं, कोई धोखा नहीं, कुछ भी नहीं। राहुल अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है, समय पर घर आता है, खर्चे उठाता है, ऑन पेपर सब कुछ ठीक है। इतना ठीक कि प्रिया को लगने लगता है कि शायद कमी उसी में है, शायद वो ही बेवजह परेशान हो रही है, ओवरथिंक कर रही है। और यही इस सिचुएशन का सबसे बड़ा धोखा है। उदासीनता चीखती नहीं है, वो फुसफुसाती है, और उसकी फुसफुसाहट धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाती है। इसको समझने के लिए चलिए उनकी एक आम शाम की कल्पना करते हैं। ठीक है। प्रिया और राहुल डिनर टेबल पर बैठे हैं। प्रिया आज ऑफिस में हुई एक घटना से बहुत परेशान है। उसकी बॉस ने एक बड़ी गलती का सारा इल्जाम उस पर डाल दिया और सबके सामने उसे नीचा दिखाया। हाँ, तो वो अपनी सारी भावनाएं, अपना सारा दर्द राहुल को बता रही है। वो उम्मीद कर रही है कि उसे सहारा मिलेगा, कोई उसकी बात समझेगा। लेकिन राहुल की प्रतिक्रिया क्या होती है? वो अपनी प्लेट में देखता रहता है, खाना चबाते हुए बस इतना कहता है, बुरा हुआ, नमक पास करना। बस, दैट्स इट। बातचीत वहीं खत्म। प्रिया को एक पल के लिए लगता है कि शायद उसने सुना ही नहीं। हाँ, हो सकता है। और जब वो दोबारा पूछती है तो राहुल कहता है, हाँ मैंने सुना, तुम्हारी बॉस ने तुम पर इल्जाम लगाया, इतनी चिंता मत करो, ये बस एक नौकरी है। ओह। और यहीं पर हमें पहला और सबसे गहरा साइकोलॉजिकल साइन मिलता है, जिज्ञासा की कमी, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी। मतलब एक इमोशनली कनेक्टेड पार्टनर सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनता, वो आपकी भावनाओं को महसूस करता है। राहुल ने तथ्य सुन लिए, बॉस, इल्जाम, ऑफिस, लेकिन उसने प्रिया का अपमान, उसका दर्द, उसकी बेबसी, इन सब को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि राहुल सच में अपने काम के तनाव में हो या बस थका हुआ हो? उदासीनता और सामान्य थकान के बीच की ये रेखा बहुत पतली नहीं है, इसे कैसे पहचाना जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कोई भी इंसान एक बुरे दिन के बाद थका हुआ और कम बात करने वाला हो सकता है। सही बात है। फर्क पैटर्न में है। अगर ये एक बार होता है तो ये थकान है, लेकिन अगर ये एक आदत बन जाए, एक पैटर्न, तो ये उदासीनता है। अच्छा। जिज्ञासा की कमी का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता, इसका मतलब है फॉलो अप सवालों की पूरी तरह से गैर मौजूदगी। जैसे कि फिर क्या हुआ, या तुम्हें अब कैसा लग रहा है? बिल्कुल। या क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? ये सवाल कनेक्शन बनाते हैं। जब ये सवाल पूरी तरह से गायब हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपका पार्टनर आपकी तकलीफ को एक लॉजिकल प्रॉब्लम की तरह देख रहा है जिसे खारिज करना है, ना कि एक भावनात्मक घाव जिसे मरहम की जरूरत है। एग्जैक्टली। वो आपकी कहानी सुन रहा है, आपको नहीं। और ये इमोशनल दूरी सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहती होगी, ये धीरे धीरे फिजिकल टच में भी झलकने लगती है। हाँ बिल्कुल। एक रिश्ते में स्पर्श की अपनी एक भाषा होती है जो शब्दों से कहीं ज्यादा कहती है। और यहीं से हम दूसरे चरण में आते हैं, भावनात्मक दूरी के सूक्ष्म संकेत, जहां प्रिया और राहुल सोफे पर बैठकर फिल्म देख रहे हैं। एक नर्म पल में प्रिया अपना सिर राहुल के कंधे पर रखती है, बस अपनापन जताने की एक छोटी सी कोशिश। और राहुल उसे हटाता नहीं हटाता, क्योंकि तकनीकी रूप से वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसका शरीर जवाब नहीं देता। वो अकड़ जाता है, सख्त हो जाता है। वो उस स्पर्श को बस सह रहा है, उसे अपना नहीं रहा। ये महसूस करना कितना अजीब होगा। प्रिया को ऐसा लगता है जैसे वो किसी पुतले से, एक मैनेकिन से गले मिल रही है। हाँ, एक ऐसा शरीर जो मौजूद तो है, पर उसमें कोई एहसास नहीं है, कोई गर्मी नहीं है। और यही हमारा दूसरा मनोवैज्ञानिक संकेत है, लेन देन वाला स्पर्श, जिसे ट्रांजैक्शनल टच कहते हैं। ऐसे रिश्ते में स्पर्श एक जरूरत या एक आदत बनकर रह जाता है, एहसास नहीं। मतलब गुड बाय किस एक
चेकलिस्ट आइटम की तरह हो गया। हाँ, और सेक्स एक शारीरिक क्रिया बन जाता है, भावनात्मक जुड़ाव नहीं। वो स्पर्श जो बिना किसी वजह के बस प्यार जताने के लिए होता है। जैसे चलते चलते हाथ पकड़ लेना या टीवी देखते हुए बस पीठ सहलाना। वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। स्पर्श एक काम बन जाता है, कनेक्शन का जरिया नहीं। और ये दूरी भविष्य की योजनाओं में भी दिखने लगती है। जब रिश्ते में वर्तमान खोखला हो जाता है तो भविष्य धुंधला दिखने लगता है। बिल्कुल। कहानी में जब प्रिया अगले महीने होने वाली एक दोस्त की शादी के लिए टिकट बुक करने की बात करती है तो राहुल उसे टाल देता है। उसके बहाने हमेशा तैयार रहते होंगे। हमेशा, अरे अभी तो बहुत समय है, या मुझे अपना शेड्यूल कंफर्म नहीं है, बाद में देखते हैं। ये तीसरा साइकोलॉजिकल साइन है, भविष्य से बचना या फ्यूचर अवर्जन। जब कोई पार्टनर सबकॉन्शियसली उस रिश्ते में अपना भविष्य नहीं देखता तो वो भविष्य की किसी भी योजना का हिस्सा बनने से कतराता है। हाँ, चाहे वो अगले महीने की शादी हो या अगले साल की छुट्टियों का प्लान। पर ऐसा क्यों होता है? क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है या अनजाने में होता है? ज्यादातर मामलों में ये अनजाने में ही होता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा। भविष्य की योजनाएं बनाने का मतलब है कि आप उस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि हम भविष्य में भी साथ होंगे। जो इंसान इमोशनली बाहर निकल चुका है उसके लिए ये निवेश एक बोझ जैसा है। तो उसका अभी से क्यों टेंशन लेना कहना असल में ये कहने का एक तरीका है कि मैं इस हम के भविष्य में और एनर्जी नहीं लगाना चाहता। एग्जैक्टली। और जब कोई इंसान हर बातचीत से इस तरह बच रहा हो तो सामने वाले के मन में एक उलझन पैदा होती है। प्रिया को भी यही लगता है कि शायद वो ही ज्यादा सोच रही है। हाँ, शायद वो ही ज्यादा उम्मीदें लगा रही है। और इसी कश्मकश में उसे एक ऑनलाइन आर्टिकल मिलता है जिसका शीर्षक है नाव चलाना बंद करो। और यहाँ से शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे निर्णायक चरण, सच्चाई की कसौटी, द साइलेंस एक्सपेरिमेंट। ये एक बहुत ही पावरफुल लेकिन दिल दुखाने वाला प्रयोग है। बहुत। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। अगर आपको लगता है कि एक रिश्ते की नाव सिर्फ आप ही चला रहे हैं तो कुछ देर के लिए चप्पू चलाना बंद कर दीजिए। फिर देखिए कि क्या दूसरा इंसान चप्पू उठाता है या नाव को लहरों के भरोसे डूबने के लिए छोड़ देता है। प्रिया यही करने का फैसला करती है। वो रिश्ते को चलाने की सारी कोशिशें करना बंद कर देती है। तो वो करती क्या है? वो सुबह का गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना बंद कर देती है। वो शाम को ये पूछना बंद कर देती है कि तुम्हारा दिन कैसा था। वो वीकेंड पर बाहर जाने या मूवी देखने का कोई प्लान नहीं बनाती। वो बस चुप हो जाती है। अपनी तरफ से हर तरह की पहल करना बंद कर देती है और इंतजार करती है। एक दिन बीतता है, फिर दूसरा दिन, और फिर तीसरा। और परिणाम दिल दहला देने वाला। राहुल को इस चुप्पी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे ये शांति, ये खामोशी अच्छी लगती है। मतलब उसे किसी को जवाब नहीं देना पड़ रहा, किसी की भावनाओं का ध्यान नहीं रखना पड़ रहा। कुछ भी नहीं। वो घर आता है, खाना खाता है, अपने वीडियो गेम खेलता है और सो जाता है। उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता कि घर की खामोशी कितनी एबनॉर्मल है। 3 दिनों तक उसकी पार्टनर की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई और उसने एक बार भी नहीं पूछा सब ठीक है। नहीं पूछा। और यहीं प्रिया को कड़वी सच्चाई का एहसास होता है, जैसे किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी उस पर डाल दी हो। कि ये रिश्ता सिर्फ उसकी कोशिशों की वजह से जिंदा था। वो अकेली ही नाव चला रही थी और राहुल बस एक यात्री था जो चुपचाप बैठा, मंजिल का इंतजार भी नहीं कर रहा था, बस सफर कटने दे रहा था। ये दिखाता है कि रिश्ते की सेहत इस बात से नहीं मापी जाती कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कैसा है, बल्कि इस बात से कि जब एक इंसान कोशिश करना बंद कर दे तो क्या होता है। अगर आपके रुकते ही सब कुछ रुक जाए तो इसका मतलब है कि आप अकेले ही दौड़ रहे थे। ये सब जानने के बाद मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल बस रिश्ता खत्म क्यों नहीं कर देता। हाँ, अगर वो इतना ही उदासीन है और इमोशनली जा चुका है तो वो प्रिया के साथ है ही क्यों? ये इस पूरी साइकोलॉजिकल पहेली का सबसे जटिल हिस्सा है। लोग ऐसे खोखले रिश्तों में कई कारणों से बने रहते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला और आम कारण है विलन बनने का डर। कोई भी इंसान रिश्ते को खत्म करने वाला बुरा इंसान नहीं बनना चाहता। अच्छा। तो वो सीधे तौर पर रिश्ता खत्म करने के बजाय अपने व्यवहार से पार्टनर को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो खुद रिश्ता खत्म कर दे। इस तरह इल्जाम उन पर नहीं आता। और दूसरा कारण? आराम और दिनचर्या का मोह। एक लंबे रिश्ते की अपनी एक आदत होती है, कंफर्ट जोन होता है, घर, खाना, एक तय रूटीन।
इस आराम को छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, जो राहुल जैसे लोगों में नहीं होती। और तीसरा कारण, अकेलेपन का डर। उन्हें रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव नहीं चाहिए, लेकिन अकेले रहने का ख्याल भी उन्हें डराता है। इसलिए वो तब तक उस रिश्ते में बने रहते हैं जब तक उन्हें कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता। इस खामोशी के प्रयोग और राहुल की मानसिकता को समझने के बाद प्रिया के लिए सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाता है। हाँ, अब लड़ाई या बहस की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और यहीं से आता है कहानी का चौथा और अंतिम चरण, आमना सामना और अंत। प्रिया अब राहुल से लड़ने नहीं जाती। उसके अंदर गुस्सा नहीं है, बल्कि एक गहरा दुख है। वो टूट चुकी है और अब उसे बस इस दिखावे को खत्म करना है। वो राहुल के पास जाकर बस इतना कहती है, तुम यहाँ नहीं हो, तुम महीनों से यहाँ नहीं हो। और राहुल तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। उसका जवाब होता है, क्या मतलब, मैं हर रात घर आता हूँ, मैं डिनर के पैसे देता हूँ, मैं यहीं तो बैठा हूँ। वो अपनी फिजिकल मौजूदगी को अपनी इमोशनल मौजूदगी का सबूत बताता है। बिल्कुल। लेकिन प्रिया अब उसके तर्कों के जाल में नहीं फंसती। वो एक ऐसी बात कहती है जो रिश्ते के खोखलेपन को पूरी तरह उजागर कर देती है। वो क्या कहती है? वो कहती है, तुम सिर्फ एक बॉयफ्रेंड की भूमिका निभा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये मानने की हिम्मत नहीं है कि तुम इस रिश्ते से बाहर निकल चुके हो। वाओ। तुम मुझसे सवाल नहीं पूछते, तुम मुझे देखते नहीं हो, तुम बस इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं ताकि बुरा बनने का इल्जाम तुम पर ना आए। और ये है सच का पल, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। हाँ, राहुल बहस करने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। वो चुप हो जाता है। उसके चेहरे से बनावट का वो नकाब उतर जाता है और एक थका हुआ, हारा हुआ इंसान सामने आता है। उसकी यही खामोशी प्रिया के हर सवाल, हर शक का जवाब दे देती है। ये दुनिया की सबसे ऊंची आवाज वाली खामोशी है, जो एक रिश्ते के अंत का ऐलान कर रही है। इसके बाद कुछ कहने को नहीं बचता। प्रिया अपना बैग पैक करती है। जब वो दरवाजे पर पहुंचती है तो राहुल उससे आखिरी सवाल पूछता है, कहाँ जा रही हो? और प्रिया का जवाब बहुत गहरा है। वो कहती है, मैं वहां जा रही हूं जहां मेरा अस्तित्व हो। और कहानी का अंत सबसे ज्यादा डरावना और सच के करीब है। हाँ, प्रिया के जाने के बाद राहुल उसके पीछे नहीं भागता। वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। वो बस सोफे पर बैठता है, रिमोट उठाता है और टीवी चालू कर देता है। और उसके चेहरे पर दुख नहीं है, बल्कि राहत है, एक बोझ उतर जाने वाली राहत। और यही राहत प्रिया के फैसले पर आखिरी मोहर लगा देती है। तो इस पूरे कहानी का, इस पूरी साइकोलॉजिकल पड़ताल का निष्कर्ष क्या है? इसका मतलब क्या समझे? सोर्सेज में एक लाइन है जो इसे बहुत अच्छी तरह से समझाती है। सबसे खतरनाक अस्वीकृति एक बंद दरवाजा नहीं है, ये वो इंसान है जो कमरे में तो रहता है लेकिन रिश्ते को छोड़ चुका होता है। नफरत या लड़ाई में फिर भी एक ऊर्जा होती है, एक भावना होती है कि सामने वाले को आपकी परवाह है, भले ही नेगेटिव तरीके से। लेकिन उदासीनता एक भावनात्मक रेगिस्तान है। हाँ, एक खालीपन जहाँ कुछ भी नहीं उग सकता। लेकिन इसका सबसे गहरा सबक क्या है? वो एक बात जो इस कहानी को सुनने के बाद याद रखनी चाहिए। इस कहानी का सबसे गहरा सबक ये है कि इमोशनल अलगाव अक्सर एक एक्टिव डिसीजन नहीं, बल्कि फैसलों की कमी का नतीजा होता है। मतलब राहुल ने प्रिया को छोड़ने का फैसला नहीं किया। नहीं, उसने बस रिश्ते में बने रहने का, कोशिश करने का फैसला करना बंद कर दिया। और यही निष्क्रियता, ये धीरे धीरे दूर चले जाना किसी भी एक्टिव धोखे या लड़ाई से ज्यादा तकलीफदेह हो सकता है। क्योंकि ये आपको लगातार शक में रखता है कि गलती शायद आपकी ही है। स्थायी भूमिका के हकदार हैं, एक अस्थायी पड़ाव के नहीं। कभी कभी सबसे साहसी काम नाव चलाना जारी रखना नहीं, बल्कि नाव से उतर जाना होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।